नमस्कार दोस्तों। आज है 22 अगस्त 2026 और हम आपके लिए लाए कुछ महत्वपूर्ण खबर जो सवालों के माध्यम से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले दोस्तों आज का पहला सवाल है, बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। अगर हम बात करें बांग्लादेश के दोस्तों, तो बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी देश है और इसकी जो राजधानी है वो ढाका है। यहाँ की जो करेंसी अगर उसकी बात करें तो बांग्लादेशी जो टक्का होता है वो इसका यह करेंसी है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है दोस्तों वो है बांग्ला। अगर हम बांग्लादेश के इतिहास की तरफ जाएं तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब मिली थी ये सबको याद होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पता होगा और याद भी रखना 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। जो 1971 का बांग्लादेश था वहाँ एक बांग्लादेश लिबरेशन वार भारत के इतिहास के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी युद्ध के दौरान जो है भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ढाका में जो है वो आत्मसमर्पण भी किया था। आपको पता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी सेना जो है वो 90,000 के प्लस सैनिक थे, वो भारत सेना के सामने जो है वो आत्मसमर्पण किया था। तो अगर बांग्लादेश की आज़ादी की बात करें तो भारत का जो है महत्वपूर्ण जो है ये रोल रहा है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन का तो हमारा बहुत क्योंकि बड़ा एरिया जो है सीमावर्ती एरिया जो है बांग्लादेश के साथ है जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए ज्योग्राफिकल पॉइंट व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बांग्लादेश की ज्योग्राफी का तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, मेघना भी नदी जो है वहाँ पर बहती होती जाती है। ठीक है, और एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि जो बांग्लादेश है वो भारत के है ना, भारत के जो पश्चिम बंगाल है, असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे जो राज्य हैं उसके बॉर्डर से ये जो मिलता है उसके सीमावर्ती क्षेत्र से ये जुड़ता है। ठीक है, तो हमारे लिए काफ़ी जो ये असम, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, सवाल है भारत का पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल है ना, वुल्कैन, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल है यानी कि पहला जो वुल्कैन है वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रोजर पे, ऑप्शन बी। हाल ही में दोस्तों जो रोजर पे कंपनी है उसने अपना पहला एआई पेमेंट फाउंडेशन मॉडल जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है वुल्कैन। अगर हम बात करें दोस्तों ये फाउंडेशन मॉडल आखिर होता क्या है, तो बहुत आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा एआई मॉडल जिसे बड़े अलग-अलग प्रकार के जो डाटा होता है, चाहे वो ट्रेन किया जाता है, उस सारे डाटा को उसमें एक्सेस किया जाता है। बाद में उससे कई तरह की जो है वो टास्क दिया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसे ब्रॉडली फाउंडेशन मॉडल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें जो पेमेंट सेक्टर है वो एआई में कैसे काम आ सकता है, तो जो फ्रॉड डिटेक्शन है या जो अनयूजुअल पैटर्न है या जो रिस्क असेसमेंट है, ये सारे चीज़ों को पहचानेगा और एक जो ट्रांज़ैक्शन रिस्कलेस ट्रांज़ैक्शन है वो उसका सफल बनाने का काम करेगा। अब आती है डिजिटल पेमेंट की बात, तो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट जो पेमेंट सिस्टम है वो यूपीआई है और इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना? इसे ऑपरेट कौन करता है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें एनपीसीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। इसे आरबीआई तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन, है ना, आईबीआई की जो है पहल पर इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट है आपको याद रखना होगा। अब आरबीआई की बात आया है, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपको याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान के किस व्यक्ति को मंगोलिया में, है ना, रेंजलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सुमेर सिंह भाटी, ऑप्शन बी। तो जो सुमेर सिंह भाटी हैं उनको दोस्तों 2026 में, है ना, रैंगलैंड रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें तो ये जो रेंजलोड शब्द है वो क्या होता है? अगर रेंज लोड लैंड अगर समझना आसान भाषा में, तो ऐसा एक बड़ा प्राकृतिक भूभाग जहाँ घास, झाड़ियाँ और चराई योग जो है वो पाया जाता है। बड़े से घास पाए जाते हैं, बड़े-बड़े जो चराने वाले, जो पशु चराने वाले जो घास होते हैं वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम रेंजलेट कहते हैं, है ना? तो यानी कि इसका कनेक्शन सीधा-सीधा आप देख सकते हैं तो पशुपालन से भी बनता है। ठीक है, अगर किसी कारण से ये जो चारागाह है वो डिग्रेड हो जाए तो हम उनकी जो है वो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को दोबारा इंप्रूव करते हैं, तब इसको बोला जाता है कि रेंजलैंड रिस्टोरेशन हो रहा है। यानी कि जो पहले चारागाह था वो खत्म हो गया था, उसको दोबारा जो है चारागाह बनाया गया ताकि जो पशुपालन वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। और इसी के लिए इसमें सबसे जो अहम योगदान था सुमेर सिंह भाटी, इसी योगदान को देखते हुए उनको मंगोलिया में, है ना, रेंजले रिस्टोरेशन अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम भारत के राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो राजधानी है वो जयपुर है और भारत के जो प्रसिद्ध मरुस्थल थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान की पहचान भी है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों जो डिजर्टिफिकेशन की अगर बात आ ही गया है तो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन भी याद रखना होगा, यूएनसीसीडी, हमने आपको कल पढ़ाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट
डेजर्टिफिकेशन। इसको 1994 में अपनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बर्न जर्मनी में है। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो मनाया भी जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किस नई न्यायिक संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए किस नई न्यायिक संस्था की जो स्थापना है उसको मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना जो है उसकी मंजूरी मिली है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त उच्च न्यायालय। हाल ही में आप देखे होंगे कि जो सेंट्रल सरकार है वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जो है उन दोनों के लिए एक संयुक्त न्यायालय की जो स्थापना है उसको मंजूरी दी है। अगर हम बात करें हाईकोर्ट की बात हो रही है, तो अगर हम हाईकोर्ट से अगर संबंधित बात करें तो ये आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 के बीच जो हमारा हाईकोर्ट से संबंधित है ना। तो सबसे पहले आर्टिकल आपको 214 याद रखना होगा। ये राज्यों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था से संबंधित है, लेकिन सवाल है कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों और अथवा राज्य जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर कॉमन हाईकोर्ट हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, वो है 231, है ना। तो इसलिए जो कॉमन हाईकोर्ट कोर्ट है वो 231 के अंदर ही इसको देखा जाता है और इससे रिलेटेड है। अब भारत में से बहुत सारे जगह है जो कॉमन हाईकोर्ट से काम होता है। ठीक है, हाईकोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो हाईकोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करते हैं। और हाईकोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है? तो 62 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूजन नहीं करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायरमेंट एज, क्योंकि उनका रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के 65 है, जबकि हाईकोर्ट के जो जज है वो 62 है। ठीक है, तो बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 226, है ना। तो इसके तहत ही जो हाईकोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है, आपको पता होगा। ठीक है, तो भारत में 2 तरह से रिट जारी होता है, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में जो आर्टिकल है वो 226 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद है पुराने जम्मू कश्मीर के जो राज्य पुनर्गठन है उसको किया गया था। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए थे। ठीक है, तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। हम चलते हैं अगले सवाल में दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में 2 सप्ताह के भीतर 29 से अधिक भूकंप किस भारतीय राज्य में दर्ज किए गए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, हाल ही में 2 सप्ताह के भीतर 29 से अधिक भूकंप किस भारत के राज्य में दर्ज किए गए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, तो ऑप्शन बी, है ना। तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में 29 से अधिक जो है छोटे छोटे भूकंप जो है वो महसूस किए गए हैं, है ना। ये भूकंप क्यों आता है दोस्तों? अगर हम बात करें कि भूकंप जो है वो क्यों आता है, तो पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर, है ना, पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है उसके अंदर अगर संतृप्त एनर्जी है वो अचानक जब बाहर आने लगती है तो उसे हम धरती क्या होता है, कंपन महसूस करता है। तो एक वेव आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, उसके कारण जो है कंपन महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं कि ये भूकंप आ गया, है ना। 2 टर्म यहाँ पर आपको देखना होगा। एक होता है जैसे कि अगर जहाँ से भूकंप निकला हो, जहाँ से भूकंप शुरू हुआ हो, फोकस जहाँ हुआ हो, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जिस स्थान में जो है वो क्या बोलते हैं आता है, उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर भी कहते हैं। फोकस के ठीक ऊपर, है ना, जो ऊपर होता है सेंटर ना, तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 होता है पॉइंट आपका, एक फोकस होता है, एक एपिसेंटर होता है। फोकस कहाँ होता है? जो जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से एनर्जी, जिस स्थान से एनर्जी जो है वो निकलती है उससे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी जो पृथ्वी के जिस सतह पर जाती है, जहाँ पर वो धरती के जो सतह छूती है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर वाली ही सरफेस पर जो स्थान होता है उसको हम एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भूकंप को समझना होगा। ठीक है, इसमें और जुड़े वर्ड हैं जैसे कि सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर, है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने वाले, तो इसको या सिस्मोग्राफ भी बोला जाता है और सिस्मोमीटर भी बोलता है। एक बात आती है मैग्नीट्यूड की, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इतना मैग्नीट्यूड यानी कि इतना स्केल, इतना पैमाना पर भूकंप आया था। तो यानी इसको हम सीधी भाषा में बोले तो रिएक्टर स्केल भी आपने सुना होगा, रिएक्टर स्केल वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर जो है मॉडर्न भाषा में इसको बोला जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये वेव जो होते हैं यानी कि सिस्मिक वेव होते हैं, इसमें बहुत सारे वेव होते हैं, जैसे कि एक पी वेव होता है, एस वेव होता है, सरफेस वेव होता है। तो ये सारे आपको याद रखना है। अगर इससे जुड़े हुए अगर हम फैक्ट की बात करें तो जो पी वेव है वो क्या होता है, तो पी वेव जो होता है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के माध्यम से ट्रेवल कर सकता है। और जो एस वेव है वो सिर्फ लिक्विड से ट्रेवल नहीं करता है, बल्कि जो गैस है उससे चलाएगा, सॉलिड से चला जाता है, लेकिन लिक्विड से नहीं ट्रेवल करता है, यही फर्क है। ठीक है, और अगर हम बात करें इंडिया में जो सिस्मैटिक जोन है, जो भूकंप वाले जो देश है, उसको जोन बाई जोन बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 में बांटा गया है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों।
सवाल है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा लॉन्च किए गए, है ना, ऐप कॉम्स 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा लॉन्च किए गए ऐप कॉम्स 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको एक बार स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो हाल ही में जो है सेंट्रल कमीशन जो इंफॉर्मेशन कमीशन है यानी कि CIC, उन्होंने ऐप कॉम्स 2.0 जो है वो लॉन्च किया है। तो वो किस लिए लॉन्च किया गया है, किस चीज़ के लिए उसको लॉन्च जो है वो किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो RTI अपील होता है ना, RTI जो अपील होता है उसको जो शिकायत होता है उसको निपटारा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध किससे है? तो जो RTI अपील और जो कंप्लेन होते हैं यानी कि जो शिकायत होता है उसका निपटारा से ये रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये RTI एक्ट आपको इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना होगा, है ना। अगर हम बात करें RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है यानी जो 2005 में आया था, इसका बेसिक उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी व्यवस्था में जो पारदर्शिता है उसको अकाउंटेबिलिटी बनाना है, जवाबदेही बनाना है ना। इसीलिए तो इसको गठन किया गया था 2005 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। और ये एक भारत सरकार की जो है ये एक संवैधानिक इकाई है, ठीक है। ये स्टैचुटरी बॉडी है ना। अगर हम बात करें CIC में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें जो RTI एक्ट है वो बहुत सारे जो डिस्क्लोजर होते हैं, जो शिकायतें होते हैं वहाँ पर आते हैं और उसको एक-एक करके वो निपटारा करता है, ठीक है। तो ये आपके इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। चलते हैं हम अगले सवाल पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में नेशनल, है ना, जो सद्भावना दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक ना। तो भारत में जो नेशनल सद्भावना दिवस है वो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 20 अगस्त यानी कि सी। तो दोस्तों 20 अगस्त ही क्यों मनाया जाता है? आपको पता होगा कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इनकी जयंती है। और राजीव गांधी जी का जो जन्म है वो 20 अगस्त 1944 को हुआ था। ये भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, है ना। उन्होंने 1984 से 1989 तक जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वो इंदिरा गांधी जब उनका मृत्यु हो गया था तो उनके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब बेसिकली हम बात करते हैं सद्भावना ही क्यों, तो इसका संबंध है राष्ट्रीय एकता, शांति और भाईचारे से भी है। क्योंकि जब राजीव गांधी के समय में एक बहुत बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बहुत सारे चीज़ें हुए थे, जैसे कि आपको पता होगा जो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, है ना। तो इसमें जो वोटिंग एज है उसको में सुधार किया गया था। जो वोटिंग एज 21 वर्ष था उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तो ये सारे जो कह सकते हैं कि अच्छे जो अमेंडमेंट हुए थे, अच्छे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए थे वो इन्हीं के काल में हुआ था। आर्टिकल 326, है ना। तो आर्टिकल 326 से भी आप देख सकते हैं वहाँ पर भी इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत नेपाल की संयुक्त कार्य समूह की बैठक के रूप में किस विषय पर केंद्रित थी? भारत और नेपाल की जो संयुक्त कार्य समूह बैठक मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित थी, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि जो भारत है वो नेपाल को लेकर के जो है सीमा सुरक्षा लेकर के जो है वो बैठक चली जा रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा। तो जो सीमा सुरक्षा है और जो बॉर्डर को लेकर के यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के दोनों देशों के बीच जो है वो बातचीत शुरू हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है और यहाँ जो करेंसी चलती है वो नेपाली रुपया है। अगर हम बात करें इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बाद, तो बहुत सारे बायलैटरल रिलेशन हमारे पास उनके बीच और हमारे बीच है। बहुत सारे ट्रीटी पर हमने साइन कर रखा है, जैसे कि एक इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप है जो 1950 से चली आ रही है। दोनों देशों के बीच एक लंबी सीमा है जो ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। बिना वीज़ा के आप नेपाल जा सकते हो और नेपाल वाले बिना वीज़ा के इंडिया भी आते हैं। तो एक बहुत बढ़िया, अगर हम बात करें ज्योग्राफिक पॉइंट से व्यू से देखें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा बहुत सारा जो राज्य है वो नेपाल की सीमा से लगती है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, टोटल 5 राज्य हैं। आप इसको याद रखना, ये भी एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। तो एक अगर बात करें नेपाल का जो ज्योग्राफी है वो अलग ही खासियत है। जैसे कि जब अगर हम बात करते हैं नेपाल का, तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है ना। यहाँ पर कोई सी कोस्ट नहीं है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के सीमा के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है वो बॉर्डर नहीं है, हमारा इंडिया और नेपाल के साथ है जो है वो ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये सारे चीज़ से जो है हमारा उसका जो है बेहतर संबंध है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल है, कीमोथेरेपी के विकल्प के रूप में विकसित नई स्मार्ट ड्रग का नाम क्या है, ठीक है। जो कीमोथेरेपी होता है उसमें एक नया जो विकल्प है उसको विकसित कर लिया गया है, जो स्मार्ट ड्रग है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RK-251, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि RK-251 जो है उसको जो है विकसित किया गया है कीमोथेरेपी के ऑप्शनल विकल्प के रूप में, ठीक है। अगर हम बात करें जो कीमोथेरेपी है, पहले उसको समझना होगा कि ये कीमोथेरेपी होता है क्या एक्चुअली। तो जो कैंसर होता है बॉडी में, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, यानी कि कुछ जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से
बहुत बड़े होने लगते हैं, ग्रो करने होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, कहीं इधर पार्ट में घुस गए हैं तो कोई दूसरे पार्ट में घुस जाते हैं, यानी कि जो सेल होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। तो इसी को हम कीमोथेरेपी के माध्यम से क्या करते हैं, जो सेल होता है, जो एक्स्ट्रा सेल होता है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और कभी-कभी क्या होता है कि जब कीमोथेरेपी किया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा सेल आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, उसके ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, उसके प्रयास में कुछ जो अच्छे सेल होते हैं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है। इसीलिए देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव बाल-वूल वगैरह जो आप देखते हैं वो गिरने लगता है, उस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के, क्योंकि कीमोथेरेपी अच्छी है, लेकिन इससे जो है ज़्यादा नुकसान भी होता है। जो अच्छे सेल होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो और इसके अलावा जो सर्जरी होता है और बहुत सारे जो हैं टारगेटेड थेरेपी भी होते हैं, ये सारी चीज़ें अपनाए जाते हैं। तो इससे जुड़े हुए एक ऑप्शनल विकल्प चाहिए था। तो इससे विकल्प को पूरा करने के लिए जो है, हमने एक जो है नया स्मार्ट जो है वो ड्रग बनाया है, जिसको नाम है RK-251, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो भारत में अगर हम कैंसर की बात करें तो जो ये टेक्नोलॉजी आती है, जो ये बनाती है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो स्मार्ट ड्रग जो बनाया है ना? तो ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखें तो हर साल जो है 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना होगा, है ना? इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कैंसर से रिलेटेड तो बहुत सारे जो अभी बीमारी हैं कैंसर का, उसमें कई तरह के होते हैं, जिसका प्रॉपर अभी इलाज जो है वो नहीं होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चों के लिए जो मैटरनिटी लीव है वो बढ़ाकर कितने दिन कर दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है वो तीसरे बच्चे के लिए जो मैटरनिटी लीव है वो बढ़ा करके 365 दिन कर दिया है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो चाइल्ड बर्थ के आसपास जो महिलाएं हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको निर्धारित समय के लिए लीव और जो है वो उपलब्ध कराने की जो ये व्यवस्था है, और भारत में जो मैटरनिटी बेनिफिट है, वो सेंट्रल सरकार के अंतर्गत भी बहुत सारे जो प्रोवाइड किए गए स्कीम, बहुत सारे एक्ट लाए गए। जैसे कि एक है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, है ना? इसके बाद फिर मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के माध्यम से भी बहुत सारे बदलाव किए गए, है ना? 2017 के जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, जैसे कि जो मैटरनिटी लीव है उसको 26 वीक तक बढ़ाया गया था, है ना? और करंट में तमिलनाडु स्टेट ने भी देखा आपने वो 365 दिन ही कर दिए। तो इस तरह से इसको लेकर के भारत में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सकारात्मक डिसीजन लिए गए हैं समय-समय पर। अगर हम बात करें तमिलनाडु की दोस्तों, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है और यहाँ तमिल भाषा बोला जाता है। अगर हम बात करें, ये कोस्टल लाइन से जुड़ा हुआ है, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से ये संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर एक नदी बहती है कावेरी, ठीक है। तो कावेरी नदी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक बृहदेश्वर टेम्पल भी है, याद रखिएगा, जो तंजौर में स्थित है और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है ना? ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 410 किलोमीटर की लंबी कितनी मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 410 किलोमीटर लंबी कितनी मल्टी ट्रैकिंग जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना होगा कि हाल ही में जो हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, जो इंडियन रेलवे है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बहुत सारे डिसीजन जो है वो ले रही है और हमने अभी में 410 किलोमीटर की जो फैली जो मल्टी ट्रैकिंग रेलवे है वो प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। वो टोटल नंबर अगर बात करें तो वो 4 है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 410 किलोमीटर में 4 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे जो है वो प्रोजेक्ट बनेंगे। ये मल्टी ट्रैकिंग क्या होता है? अगर हम बहुत आसान भाषा में समझने की अगर कोशिश करें, तो जो हमारा जो रेलवे भी है, जो रेलवे रूट है, उसमें एक्स्ट्रा जो ट्रैक जोड़े जाते हैं, ताकि जो रूट है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और बहुत एक्स्ट्रा ट्रेन भी चलाए जा सकें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो भारतीय रेल है, वो उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो ये इसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि हम जो पैसेंजर है, उसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, तो कोई तो तरीका ढूँढना होगा। तो वही एक तरीका ढूँढा गया है कि अलग से एक जो है एडिशनल ट्रैक जो है वो जोड़े जा रहे हैं, ठीक है? और इस पर काम भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें, तो भारत में पहली जो पैसेंजर ट्रेन था वो 16 अप्रैल 1853 को चला था। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बम्बई के जो बोरी बंदर से थाने तक ये चला था और लगभग 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय किया था। तो ये आपको याद रखना होगा। हमारा जो इंडियन रेलवे है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काम करता है और भारत में जो दोस्तों अगर हम बात करें, तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे जो पैसेंजर हैं, वो भारत में प्रतिदिन रेलवे के माध्यम से वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो ये रहा आपके लिए आज का इंपॉर्टेंट सवाल और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।